नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश, और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटीज से, और दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी में गिरावट ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। गोल्ड में तो गिरावट है ही, लेकिन चांदी की गिरावट लगातार अब बढ़ती जा रही है। करीब करीब 1500 रुपये तक की नरमी यहाँ पर आ चुकी है। केडिया जी, क्या हो गया चांदी में? काफ़ी गिरावट आ गई। रिकॉर्ड से अगर आप देखें तो 7000 रुपये नीचे चांदी का भाव है। क्या ये गिरावट और भी बढ़ेगी और 70,000 के नीचे भी चांदी जा सकती है क्या? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली देखा जाए तो जिस ढंग से हमने पिछले 3 सेशन के अंदर बड़ी गिरावट देखी, पहले हम देख रहे थे मार्केट कंटिन्यू तेज थी जब गिरने का नाम नहीं थी, बट अब जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स, हमने पहले भी कहा था कि डॉलर इंडेक्स में एक पुल बैक पॉसिबल है, और हम देख पा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो ये जो गिरावट है उसका मेजर कारण है डॉलर इंडेक्स, जिसमें टेम्पररी हमने 103-103.50 का लेवल छूते हुए देखा है। बट माना ये जा रहा है कि जो है रिसेशन फियर है, साथ में अगर हम यूएस में डेट सीलिंग जो जून 1 तारीख की डेडलाइन है, ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी है वो ज़्यादा बरकरार नहीं रहेगी। तो 103.80 तक जा सकता है, जिसके चलते सोने और चांदी में एक बेस क्रिएट कर सकता है 1950 से 1945 के जोन में गोल्ड इंटरनेशनल में, जबकि चांदी हमें लगता है साइकोलॉजिकली 2290 का एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी। डोमेस्टिक मार्केट पे रुपए की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बट हमारा मानना पहले भी था कि ये 71-72 के आसपास, जब 77-78 का जोन था, तो हम मान के चल रहे थे कि 71-72 तक का लेवल एटलीस्ट एक बार मार्केट छूना चाहिए नई तेजी के लिए। तो टाइमिंग मुझे लगता है आज की गिरावट एक अच्छा मौका बनेगा मार्केट के लिए। 71,000 के एज ऑफ नाउ मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी थोड़ा करके बाय करके चलिए, बट ओवरऑल मुझे लगता है करंट लेवल पे शॉर्ट एटलीस्ट अवॉइड करके चलिए, क्योंकि ये हफ्ते में आज भी शाम को जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आने हैं या कोई भी इकोनॉमी से जो हम नंबर्स देख रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छे नहीं आ रहे। और कल के सेशन में G7 की जो मीट हुई थी, यहाँ पे फ्रेश सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे, ये भी जियोपॉलिटिकल टेंशन को अपराइज करेगा। तो मुझे लगता है करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 70,600 70,700 की जोन में चांदी को लेके चलिए। वापस 72,200 का तो इमीडिएट टारगेट, बट आपको ये हफ्ते के अंत तक वापस 70-500 का लेवल रिकवर करता हुआ दिख जाएगा। चलिए, अब सीधे सवाल जवाब ले लेते हैं कि सवाल आज काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। सबसे पहला सवाल है इसके बंसल का। जिंक इन्होंने खरीदा था 240 रुपये में। सोमानी जी, आप बताइएगा, जिंक अब गिरकर आ चुका है 217 रुपये पर। क्या करना चाहिए इनको? काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई के कोई उपाय है? कोई इस तरह की रणनीति बताइए इनको। जी विष्णु जी, मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि बेस मेटल्स में निरंतर बिकवाली देखने को मिल रही है, और जैसे कि हमें केडीआई ने बताया कि डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट था वो 101 से 103 आना ही था, जो अभी 103 के आसपास चल रहा है। और जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, बेस मेटल्स और सिल्वर में इसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिलती है। जिंक का अगर ट्रेंड देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है इसमें। 222 का एक बहुत बढ़िया इसमें सपोर्ट लेवल था जो ब्रीच हुआ है, और वॉल्यूम के साथ ब्रीच होके प्राइजेस करीब करीब मेरे हिसाब से 4 से 5 रुपए नीचे जाकर आई है। मुझे लगता है इसमें बिकवाली अभी भी और कंटिन्यू रह सकती है। 218 219 के आसपास इसमें दोबारा सेलिंग बन सकती है, और 212 का नीचे में टारगेट देखा जा सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 220 से 219 के आसपास आता है तो मुझे लगता है जिंक एक बार टेम्पररी एग्जिट करना चाहिए, और दोबारा 212 और 210 के आसपास आता है तो उसको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। ओके, चलिए, प्रशांत है अगले कॉलर आसनसोल वेस्ट बंगाल से। 3 सवाल इन्होंने भेजे हैं। कॉपर इन्होंने सेल कर रखा है, जिंक सेल कर रखा है काफ़ी ऊपर के भाव पे, और सिल्वर माइक्रो भी काफ़ी ऊपर के भाव पे सेल कर रखा है। तीनों में सेल है। केडिया जी बताइए, कॉपर, जिंक, सिल्वर, माइक्रो सेल पोजीशन है इनके पास, बिकवाली भी काफ़ी है, अच्छे मुनाफे में है, क्या करना चाहिए तीनों ही काउंटर में?
देखिए, सबसे पहले अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो जैसे उम्मीद थी कि 798 से रिवर्सल हुआ है कॉपर, और जिस ढंग से चाइना से ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई स्टिमुलस लेकर आके इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, बट वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो सभी जगह से खराब आ रहे हैं, जिसके चलते आज हमने 708 का लेवल भी छूते हुए देखा है प्राइजेस में। नो डाउट टेक्निकली देखें तो प्राइजेस खराब जरूर दिख रहे हैं, बट हमें लगता है कि ये वीक में जिस ढंग से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के नंबर्स आए हैं, ये प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। टेक्निकली भी सीवियरली ओवरसोल्ड में है, तो मेरी सलाह रहेगी कॉपर 705 के आसपास आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 3-4 महीने पहले भी हमने 705 के लो से मार्केट को उठते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कॉपर में एक 705 तक, अगर जिंक की बात करें तो आई थिंक 215 तक एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ये हफ्ते के बाद हमें लगता है बेस मेटल में एक रिकवरी रहेगी, क्योंकि चाइना में बैठक भी है, पिछले बैठक में भी हमने देखा इंटरेस्ट रेट में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव स्टेप चाइना ले सकता है, जिसके चलते रिकवरी फिर से बनेगी। तो समय रहते हुए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं अगर चांदी की भी बात तो जो फॉल की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी तरह से हो चुकी है, तो आई थिंक एटलीस्ट करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं रखना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये वीक के एंड तक पूरे मेटल में वापस रिकवरी बनेगी, जिस ढंग से डॉलर एक टॉप करता हुआ दिखेगा। अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। इंट्राडे में नेचुरल गैस के लिए क्या रणनीति अपनाएं? सोमानी जी, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? हालांकि आज रिकवरी यहां पर दिख रही है, कल शाम के सत्र में हमने देखा था कि एक काफ़ी करेक्शन दिखा था। आज अगर जून वायदा को देखें तो 212 रुपए के आसपास है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में सोमानी जी इंट्राडे में? जी बिल्कुल, 206 का इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। 206 जैसे इसने क्रॉस किया था, ये 222 223 का इससे ऊपर में टारगेट देगा था। अभी दोबारा 206 के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। एज लॉन्ग एज 206 के अंदर अगर मार्केट चल रहा है तो मुझे लगता है 185 डाउन साइड इसमें पॉसिबल है। नेशनल गैस ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है। एक अपसाइड को जो पुल बैक आती है वो सेलिंग लेवल ही रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से 202 204 के आसपास इसमें सेल किया जा सकता है। 185 का इसमें आप टारगेट दे सकते हो और 212 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगला सवाल जमील भाटी का है राजस्थान से। नेचुरल गैस और क्रूड किन स्तरों पे खरीदे और बेचे? सोमानी जी, क्रूड एनजी का आपने बता दिया, क्रूड किन स्तरों पे खरीदना चाहिए जमील भाटी जी को? करना चाहिए 5910 और 6110, ये रेंज बाउंड मार्केट है। इसमें अगर ये 61 के आसपास अगर कहीं जाता है तो वहां पे शॉर्ट टर्म सेलिंग की जा सकती है, और 5910 के अगर आसपास आता है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अभी मिड वे चल रहा है, ये मेरे हिसाब से 6020 के आसपास का लेवल चल रहा है, तो मिड वे है। यहाँ पर्टिकुलर करंट मार्केट प्राइस पे कुछ नहीं किया जा सकता है। 61-6110 आता है तो वहां सेल का रणनीति अपनाया जा सकता है। केरिया जी, आप भी बता दीजिए जमील भाई को कि क्रूड एनजी में क्या करें। देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है। अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में भी 6150 का लेवल तोड़ने पे हमें लगता है कि ये भाव में और बड़ी तेजी बन सकती है। तो टाइमिंग 5950 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 6080 का है, बट ओवरऑल मुझे लगता है शॉर्ट से बच के चलिए, क्योंकि रशिया से भी हमने देखा एक्सपोर्ट जरूर बढ़ा है, बट अभी भी सप्लाई कंसर्न बना हुआ है, जो कनाडा में हमने फायर देखा था। तो 100 का लेवल ब्रीच करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा जंप रहेगा, क्योंकि WTI और ब्रेंट दोनों ही काफी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो कल की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, पर टेम्पररी रेंज रहेगा 190 से 205 के बीच में। 195 पे लेके चलना चाहिए। 205 से 208 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। एक महीने का ग्वार सीड और कॉटन केक का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, एक महीने के लिए ग्वार सीड और कॉटन केक क्या लग रहा है दोनों ही काउंटर में? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पहले भी कहा था कि ट्रेंड मंदा रहेगा, और आज हमने 2500 का लेवल भी ब्रीच करते हुए देख चुके हैं। टाइमिंग मुझे लगता है अगर 2480 2490 के आसपास आता है, वहां से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगले एक महीने के लिए मार्केट में शॉर्ट टर्म एक रिकवरी दिखेगी। तेजी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है कॉटन सीड ऑयल केक में, बट एक रिकवरी दिखाई देगी जो 2620 से 2640 तक का लेवल रहेगा, क्योंकि जून महीने में स्विंग का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं सीआई के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कंटिन्यू कमी दिखा रही है। हमने काफी स्टेट में बात की है, तो डिमांड कंसर्न की वजह से भाव में कोई तेजी नहीं बन पा रही है। तो टेम्पररी जो बड़ा फॉल आया है ये 2480 2490 से एक बार बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। जो 2620 से 2640 के जोन में जाता है
वहां से आपको स्विंग का डेटा देखकर रिव्यू करना चाहिए। वहीं अगर हम गवार की बात करें तो गवार के व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। नो डाउट पिछले 2-3 दिनों में हमने बड़ी गिरावट जरूर देखी है, बट अगर आप 6 महीने 7 महीने का डेटा उठा के देखते हैं तो 5350-5400 की रेंज में मार्केट हमेशा सपोर्ट लेकर उठता है। आज भी दिन के सेशन में जो दबाव था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है जो 1 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं तो 5350 से लेकर 5850 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी में रहेगा। दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, ऑयल एंड गैस की अपडेट यूएस से, और एल नीनो की वजह से जो स्विंग में इंडियन में इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी गवार को इम्पैक्ट करेगा। तो टाइमिंग मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव दिख रहा है गवार में। ओके, चलिए अगले दर्शक है रौनक अग्रवाल हैं। ये मूंग का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। 15 दिन का क्या आउटलुक है मूंग में? 15 दिन के लिए क्या लग रहा है मूंग को लेकर केडिया जी? देखिए, मूंग में हमने रिसेंटली काफ़ी अच्छी एक रैली अप आते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं अभी मानसून को लेके कुछ कंसर्न्स बन रहे हैं, तो उसकी एक अपडेट थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। हमने हायर साइड में 8650 तक के लेवल 8 मई को टेस्ट करते हुए देखे। सिंस देन मार्केट में एक थोड़ा सा वीकनेस बन रहा है मानसून को लेकर। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट का दायरा जो रहेगा वो 7900 के नीचे तो नहीं लग रहा, बट 8300 के ऊपर भी। तो कंसोलिडेशन रहेगा अगले 15-20 दिनों में। एक बार सोइंग कैसे रहेगी बाकी एग्री कमोडिटीज उसको देखकर मूंग में भी चाल बनेगी, बट बड़ी कोई गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। अगले दर्शक है मनजीत सिंह है राजस्थान से। कॉटन में क्या करना चाहिए? कॉटन में क्या लग रहा है सोमानी जी आपको? गिरावट तो हाजिर में भी काफ़ी आई है, वायदा में भी कल शाम के सत्र में हमने देखा था कि काफ़ी गिर गए थे दाम। आज देखिए तो आज भी दबाव भी दिख रहा है कॉटन में। आगे का आउटलुक क्या है, प्राइस आउटलुक सर कॉटन का? जी बिल्कुल, ये लीन पीरियड है कॉटन का। नॉर्मली इस पीरियड में अराइवल्स कम होती है, लेकिन हम देख रहे हैं फिजिकल मार्केट में अराइवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कंटिन्यू बढ़ रही है। पीक का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और यही कारण रहा है कि इसमें कॉटन सीड ऑयल की एक नई गिरावट आ रही है। मुझे लगता है 60,000 के स्तर के नीचे ये कॉटन चल रहा है अभी। मुझे लगता है नीचे में और एक इसमें गिरावट संभव है। पैनिक सेलिंग का मोड है इसमें अभी हाल फिलहाल। मुझे लगता है 1000 से 1500 रुपये और भी इसमें निकलने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। सोमानी जी एक और सवाल कॉटन केक पर है। आनंद हैं अकोला से। 2580 रुपए में कॉटन केक खरीदा है और टारगेट जानना चाह रहे कि क्या होगा, क्या सही बाइंग है इनकी? सोमानी जी मुझे लगता है 2470 2465 ये लेवल आज या कल में दिखा सकता है कॉटन सीड ऑयल के जून का वायदा। 2465-70 के आसपास अगर बाय करो तो दोबारा एक बार मुझे लगता है 80 टू 100 रुपीज का अप मूव आ सकता है। 2580 पे अगर खरीदा है तो जो हालांकि इसमें ट्रेंड देखी जा रही है, इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है। कंटिन्यूस 2850 से प्राइसेस गिरते आ रही है और 400 रुपए ऑलरेडी प्राइसेस गिर चुकी है। एक पुल बैक रैली का ही वेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें बहुत अनसर्टन है और पूरा कुछ डिपेंड करेंगे आगे की स्विंग पे और मानसून पर। तो मुझे लगता है पुल बैक रैलीज में निकलना ज्यादा मुनासिब रहेगा। ओके, तो कॉटन में पुल बैक रैली में आप निकलने की कोशिश करें। राजेश हैं जेवर से। अगस्त सितंबर में गेहूं और सरसों का क्या होगा? क्या लग रहा है आपको गेहूं और सरसों में केडिया जी? देखिए, सबसे पहले अगर हम सरसों की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि सरसों में एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसे तेजी का माहौल बना नहीं है, क्योंकि सप्लाई साइड हम ग्लोबली भी देखें पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तो काफी अच्छा रहा है। तो ये साल भी मुझे लगता है कि मार्केट एज ऑफ नाउ वीकनेस ही दिखा रहा है। सोयाबीन में भी हमने भाव अच्छे थे जिसकी वजह से एरिया बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि सरसों के अंदर अभी भी गिरावट रहेगी, जो 5000 तक का लेवल आराम से तोड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर गेहूं की बात करें तो एक बड़ा जनवरी में हमने देखा गवर्नमेंट एक्शन के बाद एक काफी बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 2250 तक के लेवल हमने अप्रैल में बनते हुए देखे। सिंस देन मार्केट कंसोलिडेट करके अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा बहुत रिकवरी रहेगी। जो ऊपर में अगर हम 15-20 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो मार्केट स्टेबल ही है, बट डेफिनेटली 2500 जो लेवल हमने मई में देखा, मार्च में देखा था, तो 2500-2550 तक का लेवल दिखा सकता है। स्टेडी रहेगा बट करंट लेवल से बिकवाली ज्यादा नहीं रहेगी। मस्टर्ड में गिरावट रहेगी बट गेहूं में मार्केट स्टेबल टू पॉजिटिव बनता हुआ दिखेगा। ओके, अगले दर्शक है मीरा जैन है इंदौर से। चांदी इन्होंने खरीदी है 72,380 रुपए में। क्या करना चाहिए सोमानी जी इनको चांदी में? अभी आज का इंट्राडे अगर मैं व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि 71,500 71,600 के आसपास मुझे लगता है इसमें बिकवाली दोबारा बनेंगे। आज प्रेशर बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूस मॉर्निंग अपडेट से ही सेलिंग इसमें इमर्ज होते हुए आ रही है। मुझे लगता है 7,500 के आसपास का इसमें लेवल आ सकता है, लेकिन अगर ऊपर में कहीं अगर इन्हें मौका मिलता है 72,000 के आसपास लेवल, तो मुझे लगता है बेटर एग्जिट करना ज्यादा बेटर लगता है और निचले स्तर पर उसमें खरीदी करनी चाहिए।
नवीन कुमार है काकीनाडा से। सोमानी जी बताइएगा, इन्होंने खरीदा है गोल्ड 60,450 रुपए में, भाव है 59,800 के आसपास। क्या करना चाहिए इनको? 2 लॉट है इनके पास। सोमानी जी। गोल्ड तो मुझे ज्यादा बेरिश लगता है। मुझे लगता है करीब करीब $1954 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है। अगर 1954 ये इंटरनेशनल में तोड़ता है तो मुझे आज या कल में ये 1920 दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि 59,250 ये नीचे में इसका टारगेट बन सकता है। डाउन ट्रेंड लग रही है अभी हाल फिलहाल इंट्राडे या 2 या 3 दिन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 59,900 के आसपास अगर कहीं आता है तो इन्होंने अपना लॉस बुक करना चाहिए और निचले स्तर का बीट करना चाहिए। नरेश यादव है, क्रूड में क्या करना चाहिए? नरेश यादव जी को क्या सलाह देंगे क्रूड में, केडिया जी? देखिए, क्रूड में मुझे लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। ऑप्शन के जरिए भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे करंट लेवल से भी आप कच्चे तेल को लेके चलिए। साथ में आप ऐसा कीजिए, 6100 का कॉल साथ में भेज दीजिए, जिसको हम कवर्ड कॉल बोलते हैं। तो अगर मार्केट रिंग बाउंड भी रहा है, 6100 का कॉल इस वक्त 185 का भाव चल रहा है, तो करंट मार्केट में 6030 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। 6100 के कॉल को राइट कर दीजिए साथ में। तो इनकेस अगर मार्केट रिंग बाउंड भी रह गया, तब भी आपको ऑप्शन राइटिंग की वजह से वहां पे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगले दर्शक हैं, इन्होंने नाम नहीं भेजा है, सिर्फ सवाल भेजे हैं। 2 लॉट नेचुरल गैस के इन्होंने बेचा है मई फ्यूचर्स का 198 के भाव पर। क्या करना चाहिए सोमानी जी? इनके जो बिकवाली का जो भाव है उससे नीचे ही चल रहा है, यानी ये फायदे में है। 196 के आसपास मई का वायदा है। क्या करना चाहिए इनको? मुझे लगता है वेट करना चाहिए। अच्छे लेवल पर सेल किया उन्होंने। मुझे लगता है 188 185 के लेवल्स नीचे में देख के मिल सकते हैं। 206 रुपए 80 पैसे मतलब या 207 रुपए का इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करके 188 185 का इसने टारगेट मेंटेन करना चाहिए। ओके। अगले दर्शक है समीर है, बुलंदशहर यूपी से। नेचुरल गैस और क्रूड में ऑप्शन की रणनीति जानना चाह रहे हैं आज के लिए। एनजी और क्रूड दोनों में ऑप्शन का ट्रेड है क्या, केडिया जी? बिल्कुल है। सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक 6000 का कॉल 233 रुपीज में ले सकते हैं। सामने 184 का कॉल राइट कर सकते हैं। तो लिमिटेड अपसाइड जो हम लोग देख रहे हैं 6100 का, तो यहाँ पे आपका मात्र अगर हम अमाउंट वाइज पकड़े तो 50 रुपए के अंदर आप कच्चा तेल को बाइंग कर सकते हैं और 6100 पे बुक हो जाएगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो आज एक्सपायरी भी है कॉन्ट्रैक्ट की, 23 मई है आज। बट इंटरडे में मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक स्पाइक कर सकता है हायर साइड पे। तो यहाँ पे आप 200 का कॉल ले लीजिए ₹1.40 में। अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम बनता है 205-6 तक का भी, तो एटलीस्ट आप मान के चलिए आपको 2.5 से 3 रुपए तक का एक स्पाइक देखने मिल जाएगा। तो ऑप्शन के जरिए आप दोनों काउंटर में एंटर कर सकते हैं। केडिया जी, आपके फॉलोअर हैं नवनीत हैं जीरापुर से। पुरानी खरीद है चांदी 77,000 रुपए के लेवल पे, काफी नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए इनको? वेट करें? देखिए, ओवरऑल आउटलुक तो काफी बुलिश है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 90,000 तक का लेवल हम क्वार्टर 3 दिवाली तक देख पाएंगे। प्राइजेस काफी ज्यादा फॉल हो चुका है और आप भी जानते हैं कि मार्केट में वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा है, तो कभी भी स्टॉप लॉस लगाकर ही काम कीजिए। मुझे लगता है कि इनको 70,571 के जोन में एक एवरेज करना चाहिए 69,800 के स्टॉप लॉस से। प्राइजेस अगर हम जून एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है 74,500 तक वापस देखने मिल जाएगा, जो इनके एवरेज कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर आप एवरेज कर सकते हैं 71 के आसपास, 70,500 से 71 के जोन। सोमानी जी महावीर हैं बेंगलुरु से, पूछ रहे हैं क्या 68,000 68,000 तक चांदी आएगी क्या नीचे में? 69,500 पॉसिबल है इसमें। 69,500 से नीचे मुझे जाती हुई नजर नहीं आती। यहाँ से पुल बैक रैली दोबारा 73,000 तक आ सकती है। मैक्स टू मैक्स डाउन साइड 69,500 इसमें बन सकता है। और 69,500 भी नहीं कहूंगा मैं, 69,750 के आसपास का लेवल है, वहीं से ऊपर आना चाहिए। ओके। एक और आखिरी सवाल है हर्ष प्रजापति का, सिल्वर में इंट्राडे में क्या किया जाए? और मीरा इंदौर का भी सिल्वर में ही है, क्या करना चाहिए इनको सोमानी जी? 71,500 71,600 के आसपास इंट्राडे सेल किया जा सकता है। 70,500 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 72,250 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। शुक्रिया सोमानी जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के फटाफट जवाब दिए। लेकिन बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह गए, उनके सवाल हम कल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए जाते जाते आपको हम सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब से खास बातचीत की थी, उन्होंने क्या कहा है कमोडिटी मार्केट को लेकर, आइए सुन लेते हैं।
हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, जो डीए में जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस है एफपीआईज के लिए खुल गया है, कितना फायदा होगा? और क्या क्रूड और नेचुरल गैस, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी इतने दोनों कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, तो हेजिंग के लिए क्यों वो इंडियन मार्केट में आएंगे, ये बताइए। देखिए, डीए में एक एनेबलिंग प्रोविजन है और हम चाह रहे थे सारे इंस्टीट्यूशन इस मार्केट में आए जिससे मार्केटें बढ़े, कमोडिटीज मार्केट बढ़े। तो एफपीआई जब भी आते हैं मार्केट में वो डीएमए के थ्रू ही आते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट में है। मेरे को लगता है डीएमए एक एनेबलिंग वो है, एफपीआईज के जो दरवाजे हैं खोलते जा रहे हैं उनके लिए कि जो उनके इश्यूज थे उनको प्लग किया जाए। बाकी आपने जैसे कहा कि इंडिया में क्यों हेज करेगा, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, जो जिनका एक्सपोजर है जो एनर्जी बास्केट के अंदर, वो हमेशा ये चाहेगा बाहर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में जाने की बजाय वो इंडिया में हेज करे। और एयरलाइंस हैं, बहुत जितना आपको पता है हेजिंग करते हैं, वो उनको बाहर जाना पड़ता है, करेंसी हेजिंग करनी पड़ती है उसके अलावा। तो वो सब कुछ इंडिया में आएगा अगर ये हमारे प्रोडक्ट काफ़ी पोटेंट होंगे, लिक्विडिटी आएगी इन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। ओके सर, एनएससी ने जो नेचुरल गैस और डब्ल्यूटीआई क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, ऑलरेडी एमसीएक्स पर है, लेकिन एनएससी का जो दायरा बहुत बड़ा है, कोलैटरल की जो सुविधाएं हैं, जो अलग अलग सेगमेंट के जो कोलैटरल है, मार्जिन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, क्या उसका फायदा, उसका एज मिलेगा एनएससी को और वो कॉन्ट्रैक्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है कमोडिटी सेगमेंट में एनएससी के लिए? देखिए, एनएससी पूरे वर्ल्ड का डेरिवेटिव का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। सारे मेंबर्स के कोलेटरल जो हैं वो एनसीएल के अंदर होते हैं, जो नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है एनएससी का। तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन, जो एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल जिसे बोलते हैं मेंबर्स की, हो पाएगी अगर वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे को लगता है कोई भी जो नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है एनएससी बास्केट में, एनएससी की कमोडिटी बास्केट से, वो सक्सेसफुल होगा। देखिए, हमारे पास जो अभी प्रोडक्ट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो नैरो कमोडिटीज हैं। उसके अंदर जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसे आप भी कह रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल रेगुलेटर जो है, हमारी एक्सचेंजेस हैं, उनको डिफरेंट मार्जिन सिस्टम को यूज करना चाहिए कि ऐसे वाले इंसिडेंट्स ना हो। हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ ये स्पाइक्स जो आई हैं या जो वेरिएशन होती है, वो फ्रिक्शंस आती हैं इस मार्केट में, ये विड्रॉ भी इसी वजह से हुई हैं कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे को इतनी फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जो फर्स्ट लेवल रेगुलेटर हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, वो मार्जिन या दूसरे टूल्स की वजह से इनको कंट्रोल करें। ओके सर, अब मेरा सवाल होगा, जो नए कॉन्ट्रैक्ट जो एनसीडीएक्स पर हाल में लॉन्च हुए, सब गोल 19 अप्रैल को लॉन्च हुआ, अब यहाँ पर मूंगफली का नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, क्या लग रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे दायरा बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि अभी पार्टिसिपेशन बहुत ही नैरो है, जैसा आप भी कह रहे हैं, कैसे बढ़ेगा, क्या करने की जरूरत है? देखिए, सारे वैल्यू चेन के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि इसकी हेजिंग कितनी ज़रूरी है। और खासकर जब वेरिएशन आती है, जब फ्लक्चुएशन आती है मार्केट्स में, तभी इन मार्केट्स का सबसे ज़्यादा फायदा है। तो जब अगर हम एडुकेट करेंगे सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को, तो ये सारी कमोडिटी के अंदर सिर्फ ईसब गोल्ड या ये जो ग्राउंड नेट आ रहा है, यही नहीं, हमारे को और कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत है। सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसको जो वैल्यू चेन में या हमारे को चाहिए, तो उसके अंदर हमारे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए।